डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS-EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, इस समय हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए 2019 से 2023 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2019 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अब इस समय हमारा 2020 का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 2 चल रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, किस चीज़ का बना होता है आपको ये बताना है। तो जो बिजली के बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है जी? टंगस्टन का। ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों टंगस्टन का बना होता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो आपका विद्युत बल्ब होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाला एक उपकरण है, जिसमें प्रतिरोध बढ़ाकर उसके ताप को बढ़ाया जाता है, ऊष्मा को बढ़ाया जाता है, जिससे वह चमकने लगता है। जिससे वह क्या होने लगता है? चमकने लगता है। इसीलिए टंगस्टन जो है धातु में सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। याद रखिएगा, टंगस्टन धातुओं में सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। इसीलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसका गलनांक जो होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आप यहीं पे ये भी जान लीजिए, जो आपका विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर, जिसमें नाइक्रोम, किसका प्रयोग करते हैं जी? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। जो आपने विद्युत हीटर की स्प्रिंग इस तरह से देखी होगी, ऐसे ऐसे मुड़ी होती है कई क्रम में, इस तरह से ऐसे ऐसे कई क्रम में, देखिए ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, फिर इधर आके मुड़ती है, फिर इधर जाके मुड़ती है, फिर इधर आके मुड़ती है। तो जो उसका तंतु बना होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है आपका नाइक्रोम का। नाइक्रोम आपका एक मिश्र धातु है, यहीं पे आप ये भी लिख लीजिएगा, जिसमें आपका 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम होता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टंगस्टन एक धातु है, ये कोई मिश्र धातु नहीं है, याद रखिएगा। जबकि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, हीटर में प्रयोग करते हैं, ये आपको विद्युत बल्ब में प्रयोग करते हैं। ये पीले वाले विद्युत बल्ब की बात हो रही है, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल को देखिए। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए ज़रा देखा जाए क्या है। ये कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में एक चित्र दर्शाया गया है, आप ज़रा उसकी बात करिएगा। मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, फिर चित्र हमको क्लियरली समझ में आएगा। एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में आपको प्रकाश की जो किरण है ए से बी में प्रवेश कर रही है। प्रकाश की किरण ए माध्यम से बी माध्यम में प्रवेश कर रही है। आपको बताना है कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है। ठीक है, तो हम लोग ज़रा यहाँ पे अपवर्तन के नियमों को देखते हुए अपनी प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। पहले मैं इस चित्र को एक बार पुनः बना देता हूँ। आइए ज़रा देख लीजिए आप इस फिगर को, कैसे बना हुआ है ये फिगर। आप देखेंगे जब इस फिगर को, तो ये फिगर कुछ इस तरह से आपका बना हुआ है। ये आपका तल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ से ये आपका तल पर अभिलंब हो गया है। पीछे आप देखते भी चलिएगा, साथ साथ पीछे देख लीजिए आप चित्र कैसे बना हुआ है। तल पर अभिलंब हो गया, और आपकी जो एक किरण है वो आ रही है कुछ इस तरह से। आपकी जो एक किरण है वो कुछ इस तरह से आ रही है, वो यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से वो ऐसे जा रही है, ऐसे। तो आप ज़रा बताइए, ये अभिलंब के पास से जा रही है कि अभिलंब से दूर हटती हुई जा रही है? यहीं से आप पकड़ लेंगे कि वो माध्यम में जा कहाँ रही है। ठीक है, फिर हम लोग एंगल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ से आपकी किरण आई, यहाँ से आपकी किरण गई। जो किरण आई है यहाँ से उसने 60 अंश का कोण बनाया है, और आप इसके बारे में जान लीजिए कि ये आपका अभिलंब है, ये आपका तल है अर्थात सतह है, नीचे आपका जो है माध्यम बी है, और ऊपर जो है आपका माध्यम ए है। तो आप कहेंगे
कि हम कैसे पता करें कि क्या हो रहा है इसमें। तो आप खुद देख लीजिए कि इस किरण को जाना कैसे चाहिए था, इस किरण को जाना कैसे चाहिए था। अब इसको देखिए, क्योंकि ये किरण सीधी इस तरह से जानी चाहिए थी, देखिए ऐसे ये जानी इस तरह से चाहिए थी किरण, ठीक है ना, परंतु वो गई उधर से। तो अभिलंब से दूर हट गई कि अभिलंब के पास जा रही है? अभिलंब से दूर हट गई ना। तो आप बताइए कि किरण कब अभिलंब से दूर हटती है? किरण कब अभिलंब से दूर हटती है? बता दीजिए आप जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बोलिए जल्दी, किरण कब अभिलंब से दूर हटती है? तो सही बताया आपने कि जब किरण विरल माध्यम में जाती है। कहाँ से? सघन से। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से दूर हटती है, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपने देख लिया कि ये अभिलंब से दूर हटती है। आपसे पूछा क्या है सवाल, पहले देख लीजिए आप। आपसे सवाल एक पूछा हुआ है कि माध्यम बी में प्रवेश करती है, चित्र को देख कर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है। कौन सा सघन है जी? तो बताइए आप, कौन सा सघन है इसमें? माध्यम ए ज़्यादा सघन है, माध्यम ए जो है ज़्यादा सघन है, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर चित्र में देखिए आप लोग, क्या कह रहा है कि भैया आपको अपवर्तनांक निकालना है। पढ़िए तो जरा सवाल को। सवाल कह रहा है कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालिए। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर सवाल की बात करता हूँ। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, बी का अपवर्तनांक, आप इसको प्रदर्शित किससे करेंगे जरा बताइए तो। यन लिखिए, जिसका निकालना है उसको बाद में लिखिए, और इधर ए लिखिए, ए एन बी बराबर, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे आई क्या होता है? आई आपतन कोण का अभिलंब से बना कोण, आपतित किरण का अभिलंब से बना कोण, और आर है जो है अपवर्तित किरण का अभिलंब से बना कोण। तो देखिए जरा, ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण है। तो आप बताइए कि जो इसमें आई की वैल्यू है वो दी कितनी गई है, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। मुझे मालूम था आप 60 ही बताएंगे, लेकिन 60 थोड़ी ना होगा। आप देखिए, आपतित किरण का अभिलंब से बना कोण चाहिए ना आपको, ये चाहिए, ये है आई, देख रहे हैं। और इसमें बताइए अपवर्तित किरण का कोण क्या है जी? 45 अंश है क्या? नहीं, अपवर्तित किरण का अभिलंब से बना कोण चाहिए, जिसे हम आर कहेंगे। तो आप जरा देखिए कि यहाँ से जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है ना। तो इसमें 60 प्लस आई है काउंट में, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, 60 प्लस आई बराबर 90। तो आई बराबर कितना आ जाएगा जी? 90 माइनस 60, तो आई बराबर आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा? 30। ऐसे इसमें भी देखिए, ये भी तो अभिलंब 90 अंश का कोण बनाता है, मतलब इसका 45 प्लस आर बराबर 90 आ गया। तो आर बराबर क्या आ गया? 90 माइनस 45, तो कितना आ गया आर का वैल्यू? आर की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं आगे, क्या देखते हैं सवाल में। देखिए, आपको निकालना है माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, मतलब ए एन बी। क्या निकालना है? ए एन बी बराबर, मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूला होगा साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए तो जरा, यहाँ पर देखिए आप, साइन आई का वैल्यू क्या होगा? साइन आई का वैल्यू, साइन आई आपने देखा 30 अंश है, और साइन आर जो है आपका 45 अंश है। जरा मान रख दीजिए तो, साइन आई का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/, करड़ीम 2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये यहाँ पर देख लीजिए 2 चला गया ऊपर, करड़ीम 2 चला गया ऊपर, 2 रह गया नीचे। आप देखिए कोई भी संख्या अगर करड़ी के बाहर है तो उसको कितनी बार आप करड़ी में लिख सकते हैं जी? 2 बार आप करड़ी में लिख सकते हैं।
ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1/√2। 1/√2 यही है आपका ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ए एन बी बराबर 1/√2। देखिए कितना आसान सवाल है। तो आप इस टाइप के सवालों में कंफ्यूज मत हुआ करिए। अगर उसने यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर उसने तल से एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया है, तो आपको ये नहीं चाहिए, आपको अभिलंब से बना एंगल चाहिए। इसी प्रकार इधर भी आपको अभिलंब से बना एंगल चाहिए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। और ये हमारा विचलन कोण होता है डेल्टा। ये हमारा विचलन कोण होता है डेल्टा का मतलब कितना कोण पे विचलित हुई है। ये बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल एकदम अच्छे से, बढ़िया से, दंदनाता हुआ समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए ज़रा आगे वाले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये तो हमारा एकदम वही फिर सिंपल सा, बढ़िया सा, चमकता हुआ, धमकता हुआ सवाल आ गया। क्या आ गया? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। तो पहली बात तो निकट दृष्टि दोष है बेचारे को, कौन सा लेंस लगाएंगे आप लोग? अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे जी? अवतल लेंस लगाएंगे। और ये भी मालूम कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे जी, कि इसमें जो इसकी फोकस दूरी आएगी वो ऋणात्मक चिन्ह में आएगी। ठीक है, चलिए तो आइए ज़रा देखा जाए क्या कह रहा है। इस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। उसको संशोधित करने के लिए कौन से लेंस की प्रकृति चाहिए, मतलब किस लेंस की प्रकृति चाहिए और क्षमता क्या होगी उसकी। ठीक है, तो आप फोकस दूरी निकालिए, क्षमता तो अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक, तो आइए ज़रा देखते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। सवाल जो आपका कह रहा है उसमें 80 सेंटीमीटर दूरी दिया। तो आप ज़रा मुझे बताइएगा कि ये व्यक्ति जो है, जो ये चीज़ देख रहा है, मतलब ये जो 80 सेमी देख रहा है, वो चश्मा लगा कर देख रहा है कि बिना चश्मा लगाए देख रहा है? बताइए तो, ये कैसे देख रहा है? ये देख रहा है बिना चश्मे के। कैसे पता लगेगा आपको कि ये बिना चश्मे के देखा? अभी आप बताइए कि कहीं इसमें लिखा क्या कि वो चश्मा लगाकर इतना देख पाता? नहीं ना। यहाँ देखिए लिखा है इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति। मतलब आप बाद में चश्मा लगाएंगे ना, अभी तो चश्मा लगा नहीं रहे हैं। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 सेमी दूरी तक देख सकते हैं, आपको ऐसा ये कहा गया। कैसे देख सकते हैं? आप बिना चश्मे के देख सकते हैं। तो ये दूरी वह बिना चश्मे के देख रहा है। तो बिना चश्मे के देख रहा है, तो चूंकि बिना चश्मे के देख रहा है, देख रहा है, ठीक है, देख रहा है, इसलिए जो उसका v है, v वो होगा 80 सेमी। और वो भी चिन्ह क्या लगेगा इसका? माइनस। अब आप कहेंगे कि सर ये तो v हो गया, अब मैं u क्या मानूं? u के लिए सवाल में तो कुछ लिखा नहीं है। तो मैंने कहा आप सवाल पढ़िए ध्यान से, आपको मालूम चल जाएगा। पढ़िए ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है भैया, निकट दृष्टि दोष लिखा है, समझ जाओ। निकट दृष्टि दोष है। कैसा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है, ठीक है ना। तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसलिए निकट का दिखेगा। किसका दिखेगा जी? निकट का दिखेगा, परंतु दूर का नहीं दिखेगा। परंतु दूर का नहीं दिखेगा। तो चश्मा किस लिए लगाएगा बताइए तो? यहाँ पे मैं दूर लिख देता हूँ, परंतु दूर का नहीं दिखेगा। तो चश्मा किस लिए लगाएगा आप बोलेंगे? चश्मा किस लिए लगाएगा? चश्मा दूर का देखने के लिए लगाएगा ना, इसलिए दूर का देखने के लिए चश्मा लगाएगा। आपको पेपर में ये सब नहीं लिखना, बस मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। दूर का देखने के लिए चश्मा लगाएगा, ठीक है, चश्मा लगाएगा। तो जो चश्मे से देखेगा उसे आप क्या मानेंगे? यू मानेंगे ना। जो चश्मे से देखेगा उसे आप क्या मानेंगे? यू मानेंगे। इसलिए यू बराबर कौन सा बिंदु जी? कौन सा बिंदु? दूर बिंदु। बच्चा कौन सा बिंदु? दूर बिंदु। और दूर बिंदु का होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है जी? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट, यम फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जो आपका v है वो मिल गया -80 सेमी, और जो आपका u है वो आपको मिल गया इनफाइनाइट। अब आ जाइए आप कि लेंस सूत्र लगा लीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लिखा करिए यहाँ पे लेंस सूत्र से, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर जो आपका सवाल आया अब वो सवाल क्या बना? 1/v। तो v आपका कितना है जी? v कितना है आपका? v आपको 80 पे देख रहे हैं, 80 हो गया आपका। चलिए 80 देख लीजिए। फिर आपका कितना आया? माइनस u जो आपको देखना है वो तो हो गया इनफाइनाइट, तो 1/80।
चिन्ह इसका माइनस लेना था ना, माइनस लेना था जी। और देखिए एन फाइनाइट से मैंने उसी दिन आपको बताया था किसी में भाग दीजिए तो हो ही जाता है जीरो। क्या हो जाता है जी? जीरो। और वो बन जाएगा हीरो, हैं बनेगा। चलिए तो ये आपका माइनस में हो गया है, तो 1/f बराबर आ गया। तो आ जाइए ज़रा यहाँ पे देख लीजिए, 1/f बराबर 1/-80। अगर पलट दें तो f बराबर आ जाएगा -80 सेमी। f माइनस में आया इसलिए कौन सा लेंस लगाएगा? अवतल लेंस लगाएगा, अवतल लेंस लगाएगा 80 सेमी का, 80 सेमी फोकस दूरी वाला। अब उसके बाद उसकी क्षमता भी चाहिए हमको, तो इसलिए अब निकाल लेते हैं क्षमता भैया। क्षमता P बराबर क्या होता है जी? 100/f होता है। जब f के मनवा आप रखेंगे वो क्या रखेंगे? माइनस में रखेंगे। 80 झोंक दीजिए, काट दीजिए, -8 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40। जब इसकी क्षमता है वो आ गई 1.25 डायोप्टर लेंस। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कट समझ में आ गया। और वैसे समझने की क्या बात है, तो पहले ही आप समझ चुके हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का था इसलिए मैं आज इसको बता रहा हूँ आपको, अन्यथा मैं इसको बताने वाला भी नहीं था। एक बार फिर समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे दूर बिंदु दिया हुआ है। कैसा बिंदु दिया हुआ है? दूर बिंदु दिया हुआ है, समझिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे आपको दूर बिंदु दिया हुआ है, दूर बिंदु मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसमें चश्मा तो लगाया नहीं है, तो जो बिना चश्मे के आपने देखा उसको भी कर लीजिए। फिर कहा कि इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस बताइए। तो बात उठा कि आपको देखना कौन सा है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट वाला दिख रहा है, निकट वाला दिख रहा है, परंतु दूर का नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिखा आपको? दूर का नहीं दिखा, दूर का। ठीक है, तो दूर नहीं दिखा तो आप दूर देखने के लिए चश्मा लगाएंगे। जिस सीधी सी बात समझिए, आपको निकट दृष्टि दोष है, निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो चश्मा किस लिए लगाएंगे आप? दूर के लिए लगाएंगे ना, दूर के लिए। तो जो दूर हो जाएगा वो आपको चश्मे का हो जाएगा। अभी दिया होता कितने सेंटीमीटर की दूरी पर देखना है, तब भी आपका वो चश्मे का हो जाता। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है इसमें कि आप आराम से समझ जाएंगे इसको। ठीक, चलिए अब मैं चलता हूँ अगले सवाल पे। आइए ज़रा, ये सवाल आपके सामने दिख रहा है। फिर ये सवाल आ गया आपका अवतल दर्पण पर आधारित है। तो अवतल दर्पण आपको मालूम ही होगा कि अवतल दर्पण कैसा होता है और आप उसमें चीज़ों को मानते क्या क्या हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अवतल दर्पण में जो आपका सब कुछ है वो आपका ऋणात्मक ही होता है। ध्यान में रखिएगा, जो आपकी आभासी प्रतिबिंब की दूरी बनती है वही धनात्मक होती है, और आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो आपकी धनात्मक होती है। बाकी सब तो इसके ऋणात्मक ही होते हैं। तो अवतल दर्पण है आपका, कैसा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने आपने रखा क्या? 15 सेमी फोकस दूरी पर। तो f बराबर 15, लेकिन माइनस में मानना पड़ेगा क्योंकि आपको मैंने चित्र बनाकर पीछे भी दिखा रखा है। क्यों ऐसा मानते हैं आप उसको याद करिए, एक बार रिकॉल करिए अपने दिमाग में। 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखी गई, तो u भी आपका आ गया -30 सेमी। v आपसे पूछ रहा है और साथ में प्रतिबिंब की लंबाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई o बराबर दिया गया है 2 सेमी। आपसे प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछ रहा है, मतलब I बराबर पूछ रहा है। तो ये कहानी हमारी लास्ट में जाने वाली है। तो आइए ज़रा इसमें हम लगाएंगे दर्पण सूत्र, क्योंकि दर्पण है। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f नहीं मालूम है, अच्छा दिया तो है f आपका ना, सवाल में दिया हुआ है f। सवाल में कितना दिया जी f? देखिए तो ज़रा, -15 और u -30। तो -15 बराबर 1/v, और जो प्लस है आपका u है वो माइनस करके 30 है। तो 1/-15 बराबर 1/v और -1/30। तो फाइनली आप देख लीजिए कि आप इसको माइनस ऊपर कर दीजिए, -1/15 और आ जाएगा +1/30 और बराबर 1/v आ गया। तो आपने लसल क्या ले लिया? 15 दूना 30। 15 पहाड़ी में 2 बार में आया इसलिए इसके ऊपर 2 का गुणा कर देंगे तो -2 हो जाएगा। 30 के पहाड़ी में 1 बार में आता है इसलिए ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 1/v। तो 1/v बराबर -1/30
30, तो v बराबर आ गया -30 सेमी दूरी पर बनेगा। ठीक है, -30 सेमी दूरी पर बनेगा, हो जाएगा ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब उसके बाद आप देखिए, ये बन गया आपका प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है वस्तु की लंबाई देकर। तो जब प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई पूछता है तो आपको आवर्धन का सूत्र याद रखना चाहिए। आवर्धन यम बराबर I/O बराबर -V/U, -V/U। ठीक है, तो अब जरा आप देखिए कि आपको क्या करना है। आपको इसमें I पता करना है, तो I रहने दीजिए। O आपको दिया गया था 2 सेमी, चूंकि वस्तु है तो धनात्मक ही लंबाई होगी इसकी। क्योंकि आपने जब अक्ष देखना है तो अक्ष के ऊपर आप वस्तु रखते हैं ना, तो वो हमेशा धनात्मक लंबाई की ही होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। I/2 बराबर माइनस और माइनस का 30 और बट्टे जो आपका U था, U कितना था जरा देखिए तो। U भी तो आपका 30 ही था, U भी तो आपका 30 ही था ना, तो नीचे भी आप -30 रख देंगे। तो आपका देखिए I/2 बराबर 30 बट्टे -30, तो 30 से 30 आपने काट देना है। कितनी बार में? एक बार में। 30 से कम 30, 2 का गुणा इधर करा दीजिए, तो आपका जो है I बराबर आ जाएगा -2 सेमी। बताइए जरा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा कि उल्टा जी? उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे बना हुआ है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? कितनी दूरी पर बनेगा जी? -30 सेमी, अर्थात 30 सेमी दूरी पर बनेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, 30 सेमी दूरी पर बनेगा, उल्टा बनेगा। और जितना लंबा आपने वस्तु लिया था 2 सेमी, उतना ही लंबा प्रतिबिंब भी बनेगा, उतना ही लंबा प्रतिबिंब भी बनेगा। और चूंकि यहाँ पे माइनस में ही बना हुआ है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा जी? वास्तविक। अवतल दर्पण में आपको मालूम होना चाहिए, एक ही समय आभासी प्रतिबिंब बनता है जब आप उसे मुख्य फोकस अर्थात F और P के बीच रखते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये मैंने कल परसों की क्लास में एक बार पुनः आपको बताया हुआ था। चलिए अब आइए आगे का सवाल देखिए, वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है? वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है? तो जरा बताइए तो, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? मैंने आपको पीछे बता रखा है, बोलिए। ये मैं सवाल आपको बताने वाला नहीं था, परंतु फिर भी मैंने आपको बताया क्यों? आप बताइए मैंने आपको क्यों बताया? इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसमें ये दूसरा हिस्सा जो है ना, ये वाला जानने लायक है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा इसमें। जब हम देखेंगे वर्ण विक्षेपण, तो हम यही कहेंगे, क्या कहेंगे जी? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, ठीक है, क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम विभिन्न वर्ण क्यों मिलते हैं? तो आप कहेंगे कि चूंकि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है, जिनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, जिनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। इसलिए जब ये प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है। सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है। इसलिए प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं। प्रकाश के स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका काम क्या होगा
कि आप वही चित्र बना दीजिएगा फिगर, ये जो मैंने आपको बनवाया था, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 मोड़िएगा, फिर नीचे ले आके 7 रंग मोड़ दीजिएगा। पूरा चित्र मैंने आपको पिछली क्लास में बनवाया, जाइए वहाँ पे देखिए। जिस क्लास में थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वहाँ पे आपको पूरा चित्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं समय खोटी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब उसके बाद आगे देख लीजिए लास्ट सवाल आज का। आज का जो आपका लास्ट सवाल है वो कह रहा है कि भैया 60 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब हैं, श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़े गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो एक बात तो आप समझ लीजिए, दोनों 220 वोल्ट से जोड़े गए हैं और 220 वोल्ट के मेंस पर काम भी कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी क्षमता पूरी होगी, ठीक। तो जब आप पहले बल्ब की बात करेंगे, पहले बल्ब का देखिए, जो आपका शक्ति P दिया हुआ है, शक्ति P बराबर 60 वाट, विभव V बराबर 220 वोल्ट। धारा I आपसे पूछी जा रही है। तो धारा I अगर आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि P बराबर VI से, P बराबर VI से, तो P का मान आपका था 60, V का मान आपका 220 और गुणे I आप कर दीजिए। तो 60 बटे आपका कितना आ गया 220 वोल्ट। एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए और आप और सरल करना चाहें तो और सरल कर दीजिए। 2 3 6 11, तो I बराबर 3/11 एम्पियर। ये सवाल संभवतः मैंने आपको नोट्स में बताए हुए हैं। उसके बाद देखिए दूसरे बल्ब की बात कर लीजिए आप। जब दूसरे बल्ब की बात करेंगे तो 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। दूसरा बल्ब पे क्या लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। दूसरे बल्ब की शक्ति P बराबर 100 वाट और जो विभव भी है वो तो 220 वोल्ट ही है, इसको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें भी प्रवाहित धारा I आपसे पूछ रहा है, तो फिर लगा दीजिए, चूँकि P बराबर VI, तो P का मान है इस बार 100 और बगल में है आपका V का है 220 और गुणे I का मान ये रह गया आपका। तो देखिए 100 बट्टे आप कर देंगे 220 और बराबर I, तो इसको काट देंगे 0 से 0 और 5 दूनी ये 2 पच्चे 10, 2 से 11 12 22, तो I बराबर 5/11 एम्पियर। 5/11 एम्पियर, ठीक है ना। बस ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये कहानी हो जाएगी आपकी I की वैल्यू निकाल कर। तो इधर भी आपने देख लिया I, इधर भी आपने देख लिया I। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप किसी बल्ब पर कुछ लिखा देखिए तो आप उससे पता कर सकते हैं कि उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, उसका प्रतिरोध क्या होगा, सब कुछ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपको यही प्रतिरोध निकालना होता है इसका, तो P का वैल्यू होता है V²/R, आप इसमें रख दीजिए, आपको इसका प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसमें प्रति सेकंड अगर उत्पन्न ऊष्मा पूछता तो यही फार्मूला आप लगा सकते हैं, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का P बराबर V²/R, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 60 वाट को जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं, मतलब प्रति सेकंड ये 60 जूल की ऊष्मा व्यय करेगा। कितने जूल की ऊष्मा व्यय करेगा जी 60 जूल की ऊष्मा व्यय करेगा। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं इसको, क्योंकि बोलेंगे ना हम लोग 60 जूल प्रति सेकंड, ठीक है, मतलब हर सेकंड 60 जूल ऊष्मा व्यय करेगा। आप ये भी यहाँ से बता सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।